अस्सलाम स्टूडेंट, बायोलॉजी के लेक्चर के साथ मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन। आज हम अपने 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल है उसको समझ सकें, अपने स्टूडेंट को मैं वो समझा सकूं। तो लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 15 का, जो कि विरासत का चैप्टर है। तो डीएनए के मॉडल का जो वाटसन और क्रिक ने वो पेश किया था, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा ऐसा है कि जो डीएनए का मॉडल है वो दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक। तो इन दोनों ने डीएनए का मॉडल पेश किया था कि जब डीएनए दरियाफ्त हुआ था तो उस दरियाफ्त होने के बाद डीएनए का कोई जो एक बाकायदा साख्त है वो किसी को मालूम नहीं थी। तो वाटसन और क्रिक वो पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल एक्यूरेट पेश किया था और तमाम दुनिया में उनके इस मॉडल को माना गया था। तो इस वजह से जो वाटसन और क्रिक मॉडल है ये आज भी हमारे जो बुक में वो मौजूद है। तो वाटसन और क्रिक ने सन 1953 में ये मॉडल पेश किया था और उन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए है वो बुनियादी तौर पर दो धागानुमा साख्त से मिलकर बना होता है जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो बेटा ये आपको अगर मैं ये एक जनरल साख्त है डीएनए की, ठीक है ना बेटा, ये क्या है, डीएनए की एक जनरल साख्त है। तो आपको नजर आएगा कि एक पूरी पट्टी जा रही है और दूसरी इधर से जा रही है। तो इनके अंदर जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, यानी हर पट्टी में न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी लाइन होती है। अगर हम इसे जूम करके देखेंगे तो ये वाली साख्त मैं इसको डिटेल में पढ़ाता हूँ, पहले आपको ये जनरल मैं साख्त बता दूं। तो ये जो पट्टी होती है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं। अब जारी बात है, जब दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे तो हम उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो ये वाली जो पट्टी है पूरी, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि वाटसन और क्रिक ने कहा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड के धागे होते हैं, और ये देखें ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के धागे हैं और दो धागे हैं। लेकिन ये बात ये होती है कि ये धागे एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, ठीक है बेटा। ये धागे एक जैसे नहीं होते, बल्कि ये धागा, अगर हम इसकी किताब के अंदर तो नहीं है, ये एफएससी में ज्यादा बात बताई जाती है। तो अगर हम कहें तो कहते हैं कि इसका जो एंड होता है ये एक का 3 होता है। तो अगर 3 है तो इधर उसका क्या होगा, 5 होगा, और अगर इसका 3 है तो इसका जो बेटा क्या होगा, वो एंड 5 होगा। 3 to 5 ये जो मतलब ये जो धागे हैं ये एक जैसे बिल्कुल नहीं होंगे, इनकी तरतीब एक जैसी नहीं होगी। अगर मैं इसको खोलूं तो ये दो धागे हैं, ठीक है बेटा। एक धागा 3 to 5 होगा और ये वाला 3 to 5 होगा, यानी 5 3 नहीं होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये जो धागे हैं ये आपस में ऐसे लिपट जाते हैं, रस्सी जैसे एक दूसरे के साथ, रस्सी को आप दूसरे के साथ लिपेट देते हो ना, तो ये धागे वैसे एक दूसरे के लिपेट जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल हिलेक्स, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, डबल हिलेक्स। अब देखें ये दो धागे एक दूसरे के साथ ऐसे लिपटे हुए हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक तो न्यूक्लियोटाइड, दूसरा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, तो ये मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। अब ये चेन बन गई तो ये दो धागे बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, फिर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के ऊपर लिपट जाते हैं, जैसे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप देखें ऐसे ऐसे लिपटे होते हैं। तो डीएनए भी ऐसे क्या होता है, लिपटा होता है। उसके बाद इनके दरमियान में क्या पाई जाती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके दरमियान बेटा पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये दरअसल नाइट्रोजनी बेसिस पाई जाती है। ये बेटा नाइट्रोजनी बेसिस, अगर आपने नाइट्रोजनी बेसिस पढ़ा हो, जो कौन कौन से थे, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारी क्या है, नाइट्रोजनी बेसिस होती हैं। ये नाइट्रोजन बेसिस इसी डीएनए के बिल्कुल दरमियान में पाई जाती हैं। और ये नाइट्रोजन बेसिस आपस में क्या करती हैं बेटा, बांड करती हैं। अपने बॉन्डिंग इनकी किस बांड से जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। और जब ये हाइड्रोजन बांड से जुड़ते हैं, जिस वजह से डीएनए को आपस में इंटैक्ट कर लेते हैं, डीएनए को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे डीएनए को क्या होती है, एक मजबूती फराहम होती है। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये इसकी मैं अगर आपको यहाँ डिटेल में बात डिस्कस कराऊं तो आपने एक न्यूक्लियोटाइड की साख्त पढ़ी थी। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड की साख्त याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एटीपी है, एक एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि एटीपी का फार्मूला अगर आपको याद हो, हमने ये पढ़ा था कि इसमें एटीपी का मैं अगर आपको यहाँ पे मैं बना के दूं, यहाँ पे साख्त बना के दूं, ये हमने पढ़ा था एक क्या होती, पेंटोज शुगर। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एडेनिन जुड़ा होता है, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे कर लेता हूं मैं एडेनिन,
और यहां पे हमने पढ़ा था कि फास्फेट जुड़े होते हैं। ठीक है बेटा, 9th वाला आपको ये याद होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो इस पट्टी में जुड़े होते हैं, जो पट्टी अभी मैं यहाँ पे आपको बनाकर दिखा रहा हूं। अब होता क्या है बेटा, अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, इसको हम थोड़ा क्या करके देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, उसमें ये क्या होगी, राइबोज शुगर बेटा। ठीक है, ये हो गई राइबोज। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद राइबोज के बाद आप ये देखें कि इसके अंदर जो इसकी कार्बन नंबर 1 है, इसके साथ नाइट्रोजनी बेस जुड़ी हुई है एडेनिन, और इधर जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो फास्फेट जुड़े हुए हैं, और कार्बन नंबर 3 के साथ जो नीचे वाला आप कह लो कि नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी फास्फेट जो है वो इससे जुड़ी होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये एक चेन बनती, इधर भी ऐसे ये एक चेन बनेगी। ठीक है बेटा, अब होगा क्या कि अगर एडेनिन, अगर इस साइड का मतलब अगर एक चेन का एडेनिन है, ठीक है बेटा, उसकी उसकी जो नाइट्रोजन बेस है वो एडेनिन है, तो दूसरी जो चेन होगी, दूसरी जो रस्सी होगी, दूसरी जो पट्टी होगी, उसका आएगा थाइमिन। यानी आप ये बात याद रखना हमेशा कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी थाइमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी ग्वानिन के साथ। ठीक है हो गया बेटा। तो अब यहाँ पे देखें आप, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रही है। फिर अगर हम जब नीचे आएंगे तो नीचे और आ जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड इधर आ जाएगा, उसका अगर आज आ जाएगा बेटा साइटोसिन, तो इस वाले का आ जाएगा बेटा ग्वानिन। ठीक है बेटा, और साइटोसिन और ग्वानिन आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। अब बेटा याद रखना आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि एडेनिन और थाइमिन जब आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इनके दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये मैंने एक एग्जांपल दी है। इसी तरीके से ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते जाते हैं और एक ऐसा एक जनरल एक इंटैक्ट एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, किसका, डीएनए का। अब देखें आप यहाँ पे ये यही वाली पट्टियां हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं, दरमियान में जो आपको बॉन्डिंग नजर आ रही है वो ये है, जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, इन्होंने आपस में क्या की होती है बेटा, बॉन्डिंग बनाई हुई होती है। तो ये एक डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल है, जो कि यहाँ पे मैंने बयान किया है। ये एक जनरल सा एक टॉपिक मैंने बनाया, इसको सिंपली आज दरअसल में मैंने कैमरा स्टैंड भी लिया है, मैंने माइक भी लिया है, तो फिर मैंने ये एक लेक्चर जो पहले काफ़ी अर्से बाद लेक्चर जो है वो अपलोड किया है, तो इस वजह से किया है कि ये एक मैं माइक को भी टेस्ट कर लूँ और लेक्चर भी अपलोड हो जाए। तो हमने बताना है कि आवाज़ कैसी आ रही है, इस बार आवाज़ साफ है, क्लियर है, और अगर आपको लगे कि ये लेक्चर सही नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया, तो फिर मैं दोबारा ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगा। अपना फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।